जय हिंद। जय हिंद। देखिए, आज हम लोग बिहार की नदियाँ देखेंगे और बिहार का अफवाह तंत्र जिसे बोलते हैं, और बिहार की झीलें देखेंगे, बिहार का जलप्रपात देखेंगे। और नदी से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिहार स्पेशल एग्जाम जैसे कि बीपीएससी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, दरोगा हो गया, बिहार एसएससी हो गया, ठीक है। तो इस सब एग्जाम में बिहार से रिलेटेड, बिहार की नदियों से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग मैप के सहारे हम लोग पढ़ेंगे बिहार की नदियाँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बिहार की नदियाँ के बारे में समझिए। देखिए, बिहार की सबसे प्रमुख नदी है गंगा। बिहार की सबसे प्रमुख नदी है गंगा। गंगा देखिए, गंगा बिहार को दो भागों में इस तरह से ये विभाजित करती है। ये हमारी गंगा नदी हो गई, जो बिहार के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है, और बिहार को दो भागों में बांट देती है। ये नदी बिहार के दो भागों में बांट देती है। तो बिहार का ये जो ऊपरी सिरा हो गया, ये बिहार का उत्तर हो गया, यानी गंगा के उत्तर, और ये नीचे वाला पार्ट हो गया गंगा के दक्षिण। ठीक है। तो ये जो नदियाँ होती है बिहार को दो भागों में बांटती है गंगा नदी। गंगा नदी बिहार की प्रमुख नदी है और सबसे पवित्र नदी है, ठीक है। तो हम लोग ये समझेंगे कि इसमें गंगा नदी और इसके सहायक नदी के बारे में समझेंगे। मेन नदी तो गंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये गंगा का मुहाना यहाँ पे काफ़ी चौड़ा है, ये पटना के पास। और यहाँ पे ये भागलपुर और मुंगेर वाला एरिया में ये गंगा का मुहाना काफ़ी चौड़ा है, ठीक है। गंगा नदी यहाँ से देखिए, यहाँ पे बक्सर है गंगा नदी, यहाँ पे बक्सर के चौसा से, यहाँ आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर का, ये गंगा नदी बिहार के बक्सर से, बक्सर में एक जगह है चौसा, वो चौसा से इंटर करती है और इस तरह से बिहार को बीच से गुजरते हुए और बिहार को दो भागों में बांटती है, और ये टोटल 12 जिला को ये क्रॉस करती है, ठीक है। गंगा नदी के किनारे 12 जिले सटते हैं। तो हम लोग समझेंगे कि 12 जिले वो कौन कौन हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए, ठीक है। अभी और इसके बारे में ये भी समझेंगे कि इसकी जो सहायक नदियां हैं, तो देखिए इसमें इसकी दो सहायक नदियां हैं, दो प्रकार की। एक तो ये जो हिमालय से निकलती है, ऊपर से देख सकते हैं, जैसे कि ये महानंदा ऊपर से आती है, ये देखिए कोसी, ठीक है, ये कोसी की सहायक कमला, ये बागमती, और ये बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक का सहायक नदी है बागमती, और ये गंडक, ये गंडक नदी है, और ये घाघरा नदी है। अभी हम ऐसे ही रफ बता रहे हैं, फिर आपको अच्छे से बताते हैं, ठीक है। अभी आप ओवरऑल देख लीजिए कौन कौन सी नदी है, उत्तर से आने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। तो देखिए, उत्तर से आने वाली ये प्रमुख नदियां देख लीजिए फिर से। महानंदा, ठीक है। फिर देखिए कोसी, कोसी की सहायक कमला, याद कैसे रखिएगा, का से कोसी, का से कमला, तो कमला कोसी की सहायक है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे बूढ़ी गंडक, ठीक है, और बूढ़ी गंडक की सहायक नदी बागमती, बूढ़ी की सहायक नदी बागमती, ठीक है। और ये गंडक रिवर है, ठीक है, ये गंडक है। और ये घाघरा नदी, बिहार और यूपी का सीमा बनाते हुए घाघरा नदी आती है। तो ये हो गई उत्तर की नदियाँ, ठीक है, जो उत्तर से गंगा नदी में आकर मिलती है। ये सब हो गई हिमालयी नदियाँ, जो कि हिमालय की श्रेणी यानी कि नेपाल की तरफ से आती है। नीचे से देखिएगा तो ये देखिए, बिहार और यूपी का बॉर्डर बनाती हुई कर्मनाशा नदी आती है। फिर देखिए उसके बगल से सोन नदी गंगा में मिलती है। फिर उसके बाद देखिए पुनपुन नदी गंगा में मिलती है। फिर फल्गु नदी मिल जाती है गंगा में। फिर यहाँ पे देखिए क्यूल नदी, ठीक है। और भी नदी है, यहाँ पे एक अजय नदी है, उसके बारे में आपको बताएंगे। अजय नदी ठीक है, सॉरी, अजय नदी यहाँ पे है जमुई में, जमुई वाला एरिया में अजय नदी है, ठीक है। चलिए, तो ये तो ओवरऑल हो गया नदी। अब हम लोग समझते हैं इसके आगे। देखिए, अभी आपको बताए थे कि गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, गंगा नदी इस तरह से बक्सर से इस तरह से इंटर करती है और इस तरह से आगे बढ़ते हुए, और ये भागलपुर और कटिहार, ये और ये जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये जाके सबसे पहले हुगली नदी में मिलती है, और हुगली नदी में मिल करके फिर ये बंगाल की खाड़ी में नीचे गिर जाती है। तो यहाँ पे 12 जिलों को काउंट कीजिएगा। 12 जिले एग्जाम में पूछे गए थे, बीपीएससी के एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि गंगा नदी बिहार के कितने जिलों को छूती है, तो आंसर हो जाएगा 12 जिले। देखिए 12 जिले कौन कौन से, हाथ पे काउंट कीजिएगा। देखिए बक्सर, भोजपुर, मेरे साथ बोलते जाइएगा। बक्सर, भोजपुर, ठीक है, ऊपर सारण 3, पटना 4, वैशाली 5, ठीक है,
समस्तीपुर 6, बेगूसराय 7, लखीसराय 8, मुंगेर 9, कटिहार 10, भागलपुर 11 और कटिहार 12। ठीक है, ये 12 जिले हो गए। आप इसको फिर से देख लीजिए। देखिए यहाँ पे बक्सर हो गया, फिर भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार। ये 12 जिले आपके हो गए। ठीक है, तो आप इसको रटने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, रटने से याद नहीं होगा। ठीक है, आप इसको मैप से देखिए, मैप में बार बार इसको देखते रहिए, याद हो जाएगा। ठीक है, तो गंगा नदी ये 12 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, 12 जिलों को बार बार ये देखते रहिएगा, इस तरह से आप अपने मैप में देखिएगा तो आपको 12 जिले आसानी से दिख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये 12 जिले से क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, गंगा नदी बिहार के सबसे ज़्यादा कहाँ पे बहती है, तो ये क्वेश्चन आता है। देखिए गंगा नदी जो है सबसे ज़्यादा पटना में बहती है। देखिए पटना जिला काफ़ी यहाँ पे लंबा है, इसीलिए गंगा नदी सबसे ज़्यादा पटना में प्रवाहित होती है। ठीक है, और अगर सबसे कम की बात करें तो देखिए यहाँ पे लखीसराय जिला है। ठीक है, ये देखिए लखीसराय जिला है, और लखीसराय में ये थोड़ा सा एरिया यहाँ पे टच करता है, ज़्यादा नहीं। तो ये सबसे कम हो जाएगा लखीसराय और सबसे ज़्यादा हो जाएगा पटना। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब नदी के बारे में समझते हैं। नदी देखिए, गंगा नदी जो है बिहार को 2 भागों में विभाजित करती है, आपको बता दिए। मान लीजिए ये बिहार है और गंगा नदी बीचों बीच से होके बहती है, तो बिहार को 2 भागों में ये बांट देती है। ठीक है, फिर समझते हैं बिहार में नदियों की प्रवाह का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, देखिए बिहार में 2 तरह की नदियाँ होती हैं, एक हिमालयन नदी और दूसरी दक्षिण पठारी नदी। ठीक है, क्योंकि बिहार के दक्षिण में यहाँ पे ये पठार एरिया है ये पूरा, और इधर पहाड़ी एरिया है। ठीक है, तो ये 2 तरह की नदियाँ हैं, एक पहाड़ से आएगी जो दक्षिण दक्षिण के तरफ से नीचे से ऊपर जाएगी, और एक ऊपर से आएगी, इसको बोलते हैं हिमालय नदी। ठीक है, चलिए तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, बिहार की नदियों को 2 भागों में विभाजित किया गया, पहला हिमालयन नदी और दूसरा पठारी नदी। पहला हिमालयन नदी, दूसरा पठारी नदी। हिमालय नदी हो गया जो नेपाल की तरफ से आएगा, और पठारी नदी जो हो गया वो झारखंड की तरफ से नदी नदी आएगा वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हिमालय नदी की खास बात क्या है और पठारी नदी की खास बात क्या है, दोनों में अंतर क्या है कि हिमालय नदी किसे बोलते हैं, पठारी नदी किसे बोलते हैं। तो देखिए हिमालय नदी उत्तर से दक्षिण की ओर आएगा, मान लीजिए ये बिहार है, तो हिमालय नदी ऊपर से इस तरह से ऊपर से आएगा नीचे। ठीक है, ऊपर से नीचे, इसी को बोलते हैं हिमालय नदी। इसी को क्या बोलते हैं, हिमालय नदी, जो पहाड़ों से आएगी। तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, ये सदा नीरा होती है। ये क्या होती है, सदा नीरा। सदा नीरा का मतलब हो गया इसमें 12 मास पानी होता है। 12 मास का मतलब हो गया साल के 12 महीना इसमें पानी होता है। जो हिमालय की तरफ से नदी आएगी, यानी कि जो उत्तर की तरफ से जो नदी आएगी उसमें हमेशा पानी होता है। ठीक है, अत्यधिक जल संग्रहण करने के कारण बाढ़ का कारण भी बनती है। अक्सर उत्तर उत्तर बिहार की नदियाँ, अक्सर आप न्यूज में सुनते होंगे कि उत्तर बिहार की नदियाँ जो नेपाल से सटे जो भी ज़िले हैं उसमें काफ़ी तबाही लाती है। और ये भी सुने होंगे कि लगभग हर साल 50 लाख जनसंख्या घर से बेघर हो जाती है, वहाँ पे बेघर हो जाते हैं वो बाढ़ के कारण। वहाँ पे कमर तक पानी एकदम पूरा भर जाता है, सारे फसल भी बर्बाद हो जाते हैं, तो ये बाढ़ का कारण बनती है। तो क्वेश्चन अगर आएगा कि बिहार की कौन सी नदियाँ बाढ़ का कारण बनती है, तो उत्तर की नदियाँ बाढ़ का कारण बनती है जो हिमालय से निकलती है। ठीक है, फिर ये युवा नदी क्यों कहलाते हैं, क्योंकि हमारा हिमालय ही युवा है। हिमालय एक नवीन बलित पर्वत है, इसीलिए हिमालय को युवा नदी बोला जाता है। इसीलिए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ को भी हम लोग युवा नदी बोलते हैं। तो ये युवा होती है हिमालय नदियाँ। मार्ग बदलने वाली नदियाँ होती है। अच्छा, ये मार्ग क्यों बदलती है हिमालय की नदियाँ, क्योंकि हिमालय की नदियों में इतना पानी होता है ज़्यादा, तो पानी ज़्यादा होने के कारण, और दूसरी बात है कि ढलान भी है बिहार की तरफ, तो ढलान होने के कारण क्या होता है, ये अपना मार्ग बदलते हैं क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। पानी ज़्यादा होने के कारण इसमें प्रवाह ज़्यादा होता है, इसका रफ्तार बढ़ जाता है, और रफ्तार बढ़ने के कारण ये अपने मार्ग को बदलती है। तो ये हो गया हिमालय नदी। ठीक है, अब समझते हैं पठारी नदियाँ। पठारी नदियाँ दक्षिण से जो उत्तर की ओर जाएगा, जो नीचे से नदियाँ नीचे से जो ऊपर की ओर आएगा, तो इसे बोलते हैं पठारी नदियाँ। ठीक है, वर्षा आधारित नदियाँ, ये नदियाँ वर्षा आधारित होती है। जब भी बारिश होगा तभी इसमें पानी आएगा, अगर बारिश नहीं होगा तो ये नदियाँ अक्सर सूख जाती है। ठीक है,
ये सीधी होती है, ये नदियाँ सीधी होती है क्योंकि इसमें पानी का प्रवाह भी बहुत कम होता है, इसीलिए ये नदियाँ सीधी होती है। ये वृद्ध नदियाँ हैं, ये बूढ़ी नदियाँ हैं। बूढ़ी इसलिए है क्योंकि पठार जो होता है, पठार बहुत पुराना होता है, पहाड़ों से भी पुराना हम लोग का ये जो छोटा नागपुर का जो पठार है झारखंड में स्थित, वो बहुत ही पुराना पठार है, इसलिए वो पठार ही पुराना है, इसलिए वहाँ से निकलने वाली नदियाँ भी पुरानी हैं। तो इसीलिए पुरानी होने के कारण इसे वृद्ध नदी बोलते हैं, ठीक है। ये अस्थायी नदियाँ होती है। अस्थायी इसीलिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें हमेशा पानी नहीं होता, कभी आपको नदी दिखेगा, कभी गर्मी के दिनों में तो आपको नदी दिखेगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि आपको ये यहाँ पे नदी है, तो इसीलिए ये अस्थायी होती है, ठीक है। और जबकि हिमालय की नदियाँ ये अस्थायी होती है और पठारी नदियाँ अस्थायी होती है, ठीक है। हिमालयी नदियाँ युवा होती है जबकि पठारी नदियाँ वृद्ध होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि उद्गम स्थल, ये सवाल पूछा जाता है कि कौन सी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है और बिहार में कहाँ पे जाके मिलता है। तो सबसे पहले समझते हैं गंगा नदी। तो गंगा नदी सबसे पहले तो उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है, फिर यूपी में प्रवाहित होते हुए ये बिहार बिहार के बक्सर के चौसा, आपको मैप में भी बताए थे कि ये बिहार के यहाँ पे चौसा वाले स्थान से एंटर करती है बिहार में, ठीक है। तो ये चौसा से एंटर करती है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि गंगा नदी बिहार में सबसे पहले कहाँ आके मिलती है, तो आंसर हो जाएगा चौसा बक्सर। और ये मिलती कहाँ पे है जाके, लास्ट ये ख़त्म कहाँ पे होती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में जाके ख़त्म हो जाती है। बिहार में इसकी लंबाई है 445 किलोमीटर। बिहार में गंगा की कुल लंबाई है 445 किलोमीटर, उसमें भी सबसे ज़्यादा लंबाई पटना में है और सबसे कम लंबाई लखीसराय में है, ठीक है। घाघरा नदी, घाघरा नदी आप देखेंगे, ये देखिए घाघरा नदी यहाँ पे है। घाघरा नदी आप मैप में देखिए, देखिए यहाँ पे आपको ये नदी जो आपको दिख रही है, ये नदी घाघरा नदी है, बिहार और यूपी का बॉर्डर बनाते हुए आती है, ठीक है। तो ये घाघरा नदी है। तो घाघरा नदी देखिए तिब्बत से निकलती है। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत से, फिर यूपी आती है और यूपी से फिर बिहार आती है, बिहार, और फिर ये बिहार में कहाँ के मिलती है, सारण, कहाँ के मिलती है, सारण, सारण डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जो बक्सर वाला एरिया है, तो बक्सर में मिल जाती है। और घाघरा का लंबाई कितना है बिहार में, 83 किलोमीटर, ठीक है। कभी कभी लंबाई भी इसका पूछ देता है एग्जाम में। फिर समझते हैं गंडक नदी, ठीक है। गंडक, पहले गंडक देख लीजिए आप, देखिए, ये देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये गंडक नदी है, ठीक है। ये आपका गंडक नदी है, ये आपको दिखा, ये आपका गंडक नदी है, ठीक है। ये आके बिहार में मिल जाती है, ठीक है। बिहार में कहाँ मिलती है, देखिए गंडक नदी ये नेपाल से निकलती है, गंडक नदी नेपाल से निकलती है और बिहार में सोनपुर, आप सोनपुर का मेला नाम सुने होंगे, तो सोनपुर में आकर ये गंडक नदी मिल जाती है, नेपाल से आती है और सोनपुर में आकर मिल जाती है। और बिहार में इसकी लंबाई है 260 किलोमीटर, ठीक है। फिर समझते हैं बूढ़ी गंडक। देखिए बूढ़ी गंडक नदी कहाँ पे है, देखिए ये आपको जो दिख रहा है ये नदी, ये वाला, ये देखिए जो मुजफ्फरपुर एरिया में बहते हुए ये बढ़ती है आगे, ये बूढ़ी गंडक है। बूढ़ी गंडक की जो सहायक नदी है ये बागमती, बूढ़ी गंडक की सहायक नदी बागमती है, ठीक है। तो ये बूढ़ी गंडक हो गया। तो बूढ़ी गंडक समझिए, बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है और कहाँ मिलती है। देखिए बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है, आपको पता होगा बिहार का सबसे ऊंचा पहाड़ी है सोमेश्वर की पहाड़ी। तो ये पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण वाले एरिया में ये सोमेश्वर की पहाड़ी है। तो बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और ये खगड़िया में आके मिल जाती है। बिहार में मुंगेर के पास खगड़िया एक जिला है, तो खगड़िया में आके मिल जाती है। बिहार में इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है, बिहार में इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए बागमती नदी, आपको बताया था कि बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है बागमती नदी, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बागमती नदी को, देखिए ये बागमती नदी है, ठीक है। ये जहाँ पे पेन चल रहा है ये बागमती, ये सहायक है बूढ़ी गंडक की, तो ये बागमती नदी है। तो बागमती नदी महाभारत श्रेणी से निकलती है और कोसी में आके मिल जाती है, ठीक है। और देखिए बागमती और बूढ़ी गंडक ये दोनों नदी कोसी में ही आके मिलती है, ठीक है। तो कोसी की दो सहायक हो जाएगी बागमती और बूढ़ी गंडक, और बिहार में इसकी लंबाई 394 किलोमीटर है। फिर देखिए कमला, कोसी की सहायक नदी है कमला, ये महाभारत श्रेणी से निकलती है, नेपाल में स्थित है महाभारत श्रेणी, और कोसी में आकर मिल जाती है, ठीक है। सबका लंबाई जानना जरूरी नहीं है, आपको अगर लंबाई जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं कोसी। कोसी बिहार में एक शोक नदी माना जाता है क्योंकि ये हर साल बाढ़ लाती है और कई गाँव को ये उजाड़ देती है, ठीक है। इसीलिए इसको बिहार का शोक बोला जाता है। तो ये सुपौल एरिया से, सुपौल सहरसा
एरिया में ये बहती है नदी। तो ये कोसी नदी है। गोसाई स्थान, नेपाल में एक स्थान है गोसाई स्थान, वहाँ पे एक श्रेणी है, ग्लेशियर है, वहाँ से ये निकलती है गोसाई स्थान से। और कोसी नदी को नेपाल में ना सप्तऋषि बोलते हैं, क्योंकि ये ना 7 नदियों से मिलकर बना होता है, तो इसीलिए नेपाल में कोसी नदी को सप्तऋषि बोलते हैं। और ये गोसाई स्थान से निकलता है। और बिहार में कुर्सेला, कटिहार, कटिहार में एक जगह है कुर्सेला, तो कुर्सेला में आकर मिल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये जो कोसी है, यहाँ पे ये जो एरिया है ये कुर्सेला एरिया है, ठीक है, ये कटिहार का एरिया कुर्सेला है। सॉरी। तो ये कुर्सेला में आके मिल जाता है, ठीक है। कोसी नदी कहाँ के मिलती है? कुर्सेला में आके मिलती है। इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। देखिए कुछ का लंबाई पूछता है, जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं बिहार की उसका लंबाई पूछता है, बाकी का लंबाई नहीं पूछता, ठीक है। फिर देखिए महानंदा, ये लास्ट नदी है बिहार में। एक क्वेश्चन आया था बीपीएससी में कि बिहार में सबसे अंतिम नदी जो उत्तर उत्तर से आके मिलती है, तो वो कौन सी नदी है? तो ये हो जाएगी महानंदा। ये देखिए पश्चिम बंगाल और बिहार का बॉर्डर बनाते हुए ये महानंदा नदी, ये सबसे अंतिम नदी है महानंदा, ये आके मिल जाती है, ठीक है, गंगा नदी में ये आके मिल जाती है। देखिए, तो ये महानंदा कहाँ से निकलती है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, दार्जिलिंग एक हिल एरिया है पश्चिम बंगाल का, वहाँ से निकलती है। और गंगा में ये मालदा के पास, मालदा, मालदा पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में मालदा है, तो ये मालदा मालदा में आके मिल जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए कर्मनाशा नदी, तो कर्मनाशा नदी आप देखे होंगे, कर्मनाशा नदी ये दक्षिण से प्रवाहित होते हुए और यूपी बिहार का बॉर्डर बनाते हुए आती है। ये बिंद पहाड़ी से निकलती है और चौसा में जाके मिल जाती है। चौसा कहाँ है? बक्सर के पास चौसा है। देखिए कर्मनाशा नदी, यहाँ देखिए आप कर्मनाशा नदी, आपको यहाँ पे दिखाते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए ये कर्मनाशा नदी, यहाँ पे ये जो बॉर्डर बनाते हुए यहाँ पे जो जा रहा है ये कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी के बारे में बोला जाता है कि कर्मनाशा नदी में नहाने से कर्म नाश हो जाता है। आपके पास देखिए 2 ऑप्शन है, बिहार के लोगों के लिए 2 ऑप्शन है। अगर आप बहुत ज़्यादा पाप कर लिए हैं तो आप गंगा नदी में नहा लीजिए, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा पुण्य कर लिए हैं तो आप कर्मनाशा नदी में एक बार नहा लीजिए, आपका कर्म नाश हो जाएगा। दिस इज ए पार्ट ऑफ जोक, ठीक है। तो ये कर्मनाशा नदी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पुराने समय में ये अपना मार्ग बहुत बदलती थी, और मार्ग बदलने के कारण कर्मनाशा नदी कितने गांव को ये उजाड़ देती थी, इसीलिए इसको कर्मनाशा नदी बोला जाता है, ठीक है। ये एक आईएएस के इंटरव्यू में पूछा गया था बिहार के एक लड़के से कि कर्मनाशा नदी को कर्मनाशा क्यों बोला जाता है। तो ये पुराने समय की बात है, इसमें बहुत सारे दुर्घटना होते थे इस नदी के कारण, बाढ़, फसल बर्बाद, ये मार्ग बदलती थी, इसीलिए इसको कर्मनाशा बोलते हैं, ठीक है। ये बिंद से निकलती है और बक्सर के चौसा में जाके मिल जाती है। फिर सोन नदी, सोन नदी देखिए अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी कहाँ है? एमपी में है, ठीक है। तो ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और दानापुर में मिल जाती है सोन नदी। आप देखिए यहाँ पे सोन नदी, देखिए ये सोन नदी देखिए अमरकंटक से निकलती है और यहाँ पे दानापुर में एक जगह है, दानापुर में कोइलवर, ठीक है, एक जगह है कोइलवर, तो ये कोइलवर में जाके मिल जाती है दानापुर में, ठीक है। तो सोन नदी ये वहाँ जाके मिल जाती है। ठीक है, दानापुर में एक जगह है कोइलवर, तो वहाँ पे जाके मिल जाती है। फिर देखिए पुनपुन नदी, पुनपुन नदी झारखंड के पलामू से निकलती है और फतुआ में जाके मिल जाती है। पुनपुन नदी झारखंड के पलामू से निकलती है और फतुआ में मिल जाती है, ठीक है। पुनपुन नदी देखिए, ये देखिए पुनपुन नदी है, सोन के बगल में पुनपुन है, सोन के बगल में पुनपुन है, ठीक है। और ये जाके फतुआ में मिल जाती है, ठीक है। और ये देखिए जो फल्गु है ना, ये फल्गु की सहायक है। देखिए आप गौर से यहाँ पे देखिए, आप इस नदी को गौर से देखिए, ये देखिए ये फल्गु नदी है और फल्गु में जाके ये पुनपुन मिल जाती है, ठीक है। और पुनपुन और फल्गु दोनों फतुआ में जाके मिल जाती है, ठीक है, दोनों फतुआ में जाके गिरती है। तो देखिए दोनों वही लिखा हुआ होगा, देखिए फल्गु भी फतुआ में, ठीक है, यहाँ फतुआ नहीं लिखा हुआ है, फतुआ लिख लीजिएगा। और ये छोटा नागपुर से निकलती है फल्गु और वही फतुआ में जाके मिल जाती है। पुनपुन पलामू से निकलती है झारखंड से, ये गंगा में मिल जाती है फतुआ में। देखिए सब नदी तो गंगा में ही मिलेगी, ठीक है, बस जगह याद रखिए कि पुनपुन फतुआ में मिलती है, फल्गु फतुआ में मिलती है, ठीक है। और सोन नदी दानापुर में मिलती है, कर्मनाशा नदी
चौसा में मिलती है, ऐसे याद रखिएगा, क्योंकि सब नदी तो गंगा में ही मिलना है सबको, बस नाम याद रखिए। फिर देखिए अजय नदी, ये एक ऐसा नदी है जो बिहार से ही निकलता है, ठीक है। इसका उद्गम वो झारखंड का छोटा नागपुर पठार नहीं है, ये अजय नदी जो है वो जमुई से निकलती है और ये पश्चिम बंगाल में जाकर मिल जाती है, ठीक है। हम्म, क्यूल नदी, क्यूल नदी आप जानते होंगे, क्यूल लखीसराय के पास है क्यूल, तो ये हजारीबाग से निकलती है क्यूल नदी और ये जाके लखीसराय में मिल जाती है, लखीसराय से होते हुए ये गंगा नदी में मिल जाती है क्यूल नदी। क्यूल नदी में बहुत कम पानी होता है, गर्मी के दिन में तो इसमें पानी भी नहीं होता। सकरी नदी, सकरी नदी छोटा नागपुर के पहाड़ से निकलती है और ये गंगा में मिल जाती है। अब हम लोग समझते हैं गंगा नदी के बारे में, ठीक है, कुछ फैक्ट समझते हैं। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है, ठीक है, गंगोत्री एक ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है। गंगा नदी की कुल लंबाई 25-25 किलोमीटर है, यानी 2525 किलोमीटर है गंगा की कुल लंबाई। बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है, ठीक है। गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है, तो देखिए देवप्रयाग में एक जगह, देवप्रयाग, देवप्रयाग में अलकनंदा, अलकनंदा और भागीरथी नदी, जब अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों मिल जाती है, कहाँ मिलेगी, देवप्रयाग में मिलेगी, ठीक है। मान लीजिए इधर से अलकनंदा आ रही है और इधर से भागीरथी आ रही है, ठीक है, तो ये दोनों जब मिल जाएगी और ये एरिया हो जाएगा आपका देवप्रयाग, फिर यहाँ से इस नदी को गंगा नदी हम लोग बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से गंगा नदी का निर्माण होता है। तो अलकनंदा भागीरथी दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी का नाम गंगा है, ठीक है। फिर देखिए गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी है, आपको तो पता ही है गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी है और इसका प्रवाह तंत्र एक आधार है। गंगा नदी भोजपुर एवं सारे जिले में सीमा बनाती है। देखिए गंगा नदी भोजपुर और सारण जिले में सीमा बनाती हुई बिहार में प्रवेश करती है, आपको बताया था बिहार के बक्सर के चौसा वाले स्थान में प्रवेश करती है और बिहार के बीचों बीच से गुजरते हुए और वो बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, ठीक है। तो यही सब लिखा हुआ है, ये सब आपको बता दिए कि ठीक है कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। देखिए गंगा की सहायक नदियाँ, घाघरा आप देखे थे उत्तर से आया, गंडक ये भी उत्तर की दिशा से, बूढ़ी गंडक, गंडक के बगल में बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक नाम इसका क्यों पड़ा बूढ़ी गंडक, क्योंकि गंडक से ही बना है बूढ़ी गंडक। देखिए गंडक क्या हुआ ना, गंडक एक अपना नया रास्ता पकड़ लिया था, जब वो बहता था तो वो एक नए रास्ते में चला गया था। लेकिन जो बूढ़ी गंडक नदी थी वो पुराने रास्ते में ही चल रही थी, प्राचीन समय में भी पुराने रास्ते में और वर्तमान में भी वही रास्ते पे बूढ़ी गंडक चल रही है। इसीलिए बूढ़ी गंडक को बूढ़ी गंडक बोला जाता है, क्योंकि ये बूढ़ी का मतलब हो गया जो अपना रास्ता नहीं बदली है, ठीक है। तो बूढ़ी गंडक अपना रास्ता नहीं बदली है, इसलिए इसको बूढ़ी गंडक बोलते हैं। कोसी, सोन, पुनपुन ये सब सहायक नदियां हैं। फल्गु मैप में आप देख चुके हैं ये सब, ठीक है। तो ये सब प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है। फिर महानंदा हो जाएगा, ठीक है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा बोला जाता है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया कि बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या बोला जाता है, तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा बोला जाता है, ठीक है। और ये बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी गिर जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं घाघरा नदी के बारे में, ठीक है। घाघरा नदी, घाघरा नदी को यूपी में सरयू नदी बोला जाता है, ठीक है। आपको पता होगा श्री राम समाधि लिए थे सरयू नदी में, तो वही सरयू नदी को बिहार में घाघरा नदी बोला जाता है। तो ये मानसरोवर, तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है और बिहार के सिवान, सिवान के निकट प्रवेश करती है, ठीक है। और यूपी और बिहार का बॉर्डर बनाती है, आपको दिखा दिए थे, आप फिर से देख लीजिए घाघरा नदी। ये देखिए घाघरा नदी ये है, बिहार और यूपी का बॉर्डर बना रही है, ठीक है। घाघरा नदी सिवान में जाके मिल जाती है। ठीक है। फिर देखिए अन्य नाम देखिए, कभी कभी इसको देखिए जब मैदानी भाग में होता है तो इसको सरयू बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि यूपी में आपको बताए थे कि ये घाघरा नदी को सरयू नदी बोला जाता है। गोगरा भी बोलते हैं कई लोग, इसको करनाली बोलते हैं, नेपाल में घाघरा नदी को करनाली बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब देखिए एग्जाम में ये सब नहीं आएगा, लेकिन जानकारी के लिए समझ लीजिए, आप याद कर सकते हैं तो इस चीज़ को याद भी कर सकते हैं, नहीं तो ये सारा ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ठीक है, गंडक नदी के बारे में समझते हैं। देखिए गंडक नदी, ये देखिए काली गंडक और त्रिशूल नदियों के मिलने से बना है। दो नदी जब मिल जाती है तो गंडक नदी बनता है, पहला काली नदी, काली गंडक, और दूसरा त्रिशूली। तो ये दोनों जब मिल जाता है तो इसे गंडक नदी बोलते हैं, ठीक है। मैदानी भाग में गंडक नदी को नारायणी भी बोलते हैं, जब ये मैदान में बहती है गंडक नदी तो उसको नारायणी बोलते हैं। सप्तगंडकी, ये सब अन्य नाम है। सालीग्रामी भी बोलते हैं नेपाल में, तो नेपाल में गंडक नदी को सालीग्रामी बोलते हैं, ये याद रखिएगा नेपाल में क्या बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि घाघरा को नेपाल में करनाली बोलते हैं, घाघरा को नेपाल में करनाली बोलते हैं, उसी प्रकार सालीग्रामी बोलते हैं गंडक को, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा।
उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच ये सीमा बनाती है, लगभग 45 किलोमीटर का सीमा बनाती है गंडक नदी यूपी और बिहार के बीच में, ठीक है। और इसकी सहायक नदियाँ देख सकते हैं, गंडक की सहायक नदियाँ काली गंडक, त्रिशूली, आपको बताए थे अभी बताए, त्रिशूली और काली गंडक मिलकर गंडक नदी बनती है, तो ये दोनों सहायक नदी होगी। इसके अलावा भी मरसी गंडक, ये सब सहायक नदियाँ, ठीक है। तो ये सब तो इतना तो डीप में नहीं पूछेगा, लेकिन आपको बता दिए हैं, तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लेके याद भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको सालीग्रामी क्यों बोलते हैं? क्योंकि सालीग्रामी का मतलब होता है गोल गोल पत्थर, ठीक है। जो गोल गोल पत्थर इसमें पाए जाते हैं, इसी नदी में पाए जाते हैं, और किसी नदी में गोल गोल पत्थर नहीं पाए जाते हैं। तो गंडक नदी में गोल गोल पत्थर पाए जाते हैं, इसीलिए इसको नेपाल में सालीग्रामी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बूढ़ी गंडक, आपको बताया था कि बूढ़ी गंडक, इसका नाम क्यों पड़ा बूढ़ी गंडक? क्योंकि ये गंडक की सहायक नदी है, गंडक से ही बनी है ये नदी, और गंडक अपना एक अलग रास्ता पकड़ ली थी, और जबकि बूढ़ी गंडक अपने रास्ते पे ही बनी थी बूढ़ी गंडक। और बागमती इसकी सहायक है, बागमती इसकी सहायक है, ठीक है। तो ये सोमेश्वर की श्रेणी से निकलती है बूढ़ी गंडक, और ये पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, ये सब बहते हुए और लास्ट में ये खगड़िया में जाके मिल जाती है, ठीक है। इसका अन्य नाम सिरकाना है, सिकराना। इसका अन्य नाम क्या है? सिकराना, ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ हैं मसान, बलौर, तिऊर, धनौती। मसान, बलौर, तिरूर, धनौती, ये बूढ़ी गंडक की सहायक नदियाँ। देखिए ये सब इसकी सहायक नदियाँ नहीं पूछेगा एग्जाम में, ठीक है, तो आप इस पे उतना ध्यान मत दीजिएगा। बाकी सारा चीज़ ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि कहाँ से निकलती है, कहाँ से होते हुए बहती है, जैसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, लास्ट में खगड़िया, ऐसे याद रखिएगा। बागमती, ये भी नेपाल के हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है, ठीक है, और सीतामढ़ी में ये सबसे पहले प्रवेश करती है बागमती, ठीक है। और ये कोसी में मिल जाती है, लास्ट में कहाँ मिल जाती है? कमला नदी से कोसी में मिल जाती है, ठीक है। पहले कमला में मिल जाती है, और कमला में मिलने के बाद ये लास्ट में कोसी में मिल जाती है, ठीक है। सहायक नदियाँ का बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं लाल बकिया, लखनदेई, मनोहरा, अबधारा, अब अधवारा, विष्णुमती, तो ये सब इसकी सहायक नदी है, ठीक है। और इस नदी के तट पे काठमांडू भी स्थित है, बागमती के तट पे काठमांडू याद रखिएगा, और पशुपति नाथ मंदिर ये बागमती के तट पे स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोसी नदी। कोसी नदी बिहार का एक तबाही नदी है, कोसी नदी बिहार का शोक नदी है। ये बहुत ही तबाही लाती है, अपने मार्ग बदलने के लिए ये जानी जाती है, बहुत ही ये मार्ग बदलती है। ये नेपाल में बताए थे आपको, ये गोसाई स्थान से निकलता है, और आपको ये भी बताया थोड़ा देर पहले कि कोसी नदी 7 नदी से मिलकर बनता है, जिसको इसको सप्त कौशिक बोलते हैं, ठीक है। नेपाल में इसे सप्त कौशिक बोलते हैं, क्योंकि ये 7 नदी से निकलती है, और ये गोसाई स्थान से निकलती है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेपाल में इसे सप्तकोशिक कहा जाता है, क्योंकि ये 7 धाराओं से मिलकर बनी होती है। ये अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है, और बाढ़ बाढ़ के लिए एक कुख्यात है, ये कुख्यात माना जाता है इसे, ठीक है। बिहार का शोक भी बोला जाता है इसे। इसकी सहायक नदियाँ देखिए, अरुण, तमोर, लिखू, दूध कोसी, तामा कोसी, इंद्रावती, ठीक है। इंद्रावती, तामा कोसी, दूध कोसी, लिखू, तमोर, अरुण, ये सब इसकी सहायक नदियाँ। चाहिएगा तो आप इसमें 2-3 याद रख लीजिएगा, तामा कोसी, इंद्रावती और दूध दूध कोसी, ठीक है। हो सकता है कि ये एग्जाम में पूछे, ठीक है। और देखिए इसमें इसमें एक परियोजना भी है हम लोग का, कोसी परियोजना, ठीक है। कोसी परियोजना 1958 से 1962 के बीच बनाया गया। इसमें हनुमान नगर, जो नेपाल में स्थित है हनुमान नगर, यहाँ पे कोसी नदी पे बांध बनाया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि कोसी नदी पे बांध कहाँ पे बनाया गया है, तो हनुमान नगर में बनाया गया है, नेपाल में, ठीक है। फिर समझते हैं महानंदा के बारे में, समझते हैं महानंदा के बारे में, ठीक है। महानंदा नदी, आपको बताया था कि बिहार में उत्तर की ओर से आने वाली सबसे लास्ट नदी महानंदा नदी है, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से निकलती है, और ये किशनगंज होते हुए, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये बिहार और बिहार और बंगाल का बॉर्डर बनाते हुए, और ये मालदा में मिल जाती है, ठीक है। मालदा में गंगा नदी में मिल जाती है ये, ठीक है। और बिहार की सबसे पूर्वी नदी है ये, ठीक है। आप मैप में देखिएगा, बिहार की सबसे पूर्वी नदी है ये, देखिए, ये देखिए आपका महानंदा। ये यहाँ पे 3 जिला आपको पता होगा, यहाँ पे किशनगंज है, पूर्णिया है, यहाँ पे कटिहार है, तो ठीक है। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, तो ये तीनों से बॉर्डर बनाते हुए सबसे पूर्वी नदी है ये आपका। सबसे पूर्वी नदी आपका हो गया ये महानंदा, ठीक है। चलिए,
तो ये महानंदा नदी सबसे पूर्वी नदी हो गई। इसकी सहायक नदी हो गया पेनौर, नागर और बालासर। पेनौर, नागर और बालासर इसकी सहायक नदी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्नासा नदी हो गया, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, महानंदा हो गया। अब समझते कर्नासा नदी। कर्नासा नदी आपको बता दिए, कर्नासा नदी ये क्यों बोला जाता है इसे। ये भी अपना मार्ग बदलती थी पुराने समय में, अभी तो नहीं बदलती है। इसकी उत्पत्ति कैमूर की पहाड़ी से होती है। ठीक है, कर्नासा नदी की उत्पत्ति कैमूर की पहाड़ी से होती है और बिहार यूपी का सीमा बनाते हुए ये बक्सर के चौसा स्थान पे ये गंगा में मिल जाती है। और आपको पता है कि गंगा भी चौसा में ही मिलती है और कर्नासा भी चौसा में मिलती है और चौसा बक्सर में है। ठीक है, हाँ, ये दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। देखिएगा, दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है ये देखिए, ये आपका हो गया दक्षिण बिहार पूरा, ये नीचे वाला एरिया, और ये सबसे पश्चिम नदी है आपका। ठीक है, ये सबसे पश्चिम नदी है, तो इसीलिए इसको सबसे पश्चिम नदी बोला जाता है। ठीक है, चलिए, ये भी कोसी, हाँ देखिए कहाँ थे हम लोग। हाँ देखिए, ये भी चौसा में आके मिल जाती है और ये दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। ठीक है, कर्मनासा नदी को अपवित्र नदी बोला जाता है। अपवित्र इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये भी मार्ग बदलती थी और इसीलिए। फिर देखिए सोन नदी। ठीक है, सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक में एक श्रेणी है मैकाल श्रेणी। तो मैकाल श्रेणी पे एक अमरकंटक पहाड़ी है और उसी अमरकंटक पहाड़ी से ये सोन नदी निकलती है। अमरकंटक कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और ये बिहार में प्रवेश करती है फिर। ठीक है, ये रोहतास, ठीक है, झारखंड का सीमा बनाते हुए ये बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी नदी। यमुना के बाद गंगा की, देखिए गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, लेकिन यमुना के बाद दूसरी सहायक नदी सोन है और इसकी लंबाई 784 किलोमीटर ये लंबा है। ठीक है, इसकी सहायक नदी की बात करें सोन की सहायक, तो सोन की सहायक हो जाएगी रिहंद नदी। ठीक है, कन्हार, उत्तरी कोयल, रिहंद, कन्हार, उत्तरी कोयल, ये सहायक नदी हो गया। ठीक है, सोन नदी पे देखिए बांध भी बनाया गया। देखिए एक डेहरी बांध, अब पता होगा डेहरी बांध, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि डेहरी बांध कहाँ है, तो डेहरी बांध रोहतास में है। ठीक है, डेहरी बांध किस नदी पे है? तो डेहरी बांध सोन नदी पे है। ठीक है, डेहरी बांध कहाँ है? सोन नदी पे है। डेहरी बांध सोन नदी पे है और डेहरी बांध है कहाँ? रोहतास में है। ठीक है, और भी डैम बने हुए हैं इस पे, इंद्रपुरी बैराज, तो सोन नदी पे इंद्रपुरी बैराज भी बना हुआ है, ये भी रोहतास में है। फिर देखिए बाण सागर बांध, ये भी सोन नदी पे है। ठीक है, सोन नदी पे बाण सागर बांध, ये सब एग्जाम में पूछे जाएंगे, वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये एमपी में है। ठीक है, बाण सागर कहाँ है? एमपी में है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पुनपुन नदी, देखिए पुनपुन नदी के बारे में। पुनपुन नदी झारखंड के पलामू जिले से निकलती है। छोटा नागपुर का पठार, आपको पता है कि झारखंड के पलामू जिले में छोटा नागपुर का पठार वहाँ पे स्थित है, तो वहीं से पुनपुन नदी निकलती है और औरंगाबाद, जहानाबाद, गया होते हुए फतुआ में मिल जाती है। पुनपुन नदी को आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये पुनपुन नदी है। ठीक है, ये देखिए आपका पुनपुन नदी है, ये औरंगाबाद गया इसका बॉर्डर बनाते हुए ये आगे बढ़ती है। ठीक है, पुनपुन नदी, तो ये फिर फतुआ में जाके मिल जाती है पुनपुन नदी। ठीक है, इसकी सहायक हो जाएगा मोरहर, मादर और दरधा, ये सब याद करने का जरूरत नहीं है, इसकी सहायक नदी। ठीक है, गंगा की सहायक आपको पूछेगा। दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है, ये याद रखिएगा, दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है। ठीक है, ऐसे तो दक्षिण बिहार की सबसे प्रमुख नदी है सोन नदी है और उसके बाद पुनपुन नदी। फिर देखिए फल्गु नदी। फल्गु नदी हजारीबाग के पठार से निकलती है। ठीक है, इसे पुराने ज़माने में निरंजना बोला जाता था फल्गु नदी को। गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति यहीं पे हुआ था। ठीक है, हम्म, फल्गु नदी ये गया से होते हुए अंत में पुनपुन नदी में मिल जाती है। कहाँ से होते हुए? गया में होते हुए ये पुनपुन नदी में मिल जाती है। ठीक है, और विष्णुपद जो गया में जो विष्णुपद मंदिर है, तो विष्णुपद मंदिर भी फल्गु नदी के किनारे ही है, क्योंकि गया फल्गु नदी के किनारे है और गया में है विष्णुपद मंदिर, तो इसी से रिलेट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको पता होगा पिंडदान, हर साल वहाँ पे गया का फेमस है पिंडदान। तो यहाँ पे पिंडदान किया जाता है। लाखों तीर्थयात्री हिंदू धर्म के वहाँ पे आते हैं और अपना पिंडदान करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपको अभी बताया था कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति फल्गु नदी में हुआ था और फल्गु नदी को उस समय निरंजना बोला जाता था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा।
जब बुद्ध के समय फल्गु नदी को निरंजना नदी बोला जाता था। ठीक है। अन्य नदियाँ क्यूल, पंचानी, ये सब ठीक है, ये सब अन्य नदियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए समझते हैं हम लोग प्रमुख नहर। बिहार की नदियों के किनारे प्रमुख नहर, यहाँ पे हम लोग प्रमुख नहर के बारे में समझेंगे। ठीक है। प्रमुख नहर नहीं है, प्रमुख शहर है। ठीक है, प्रमुख शहर है। तो पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। मोकामा ये भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए गंगा नदी के किनारे कौन कौन बसा हुआ है? पटना, मोकामा, भागलपुर, ठीक है, बक्सर, मुंगेर, एक बेगूसराय भी है। ठीक है, बेगूसराय भी गंगा के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, बेगूसराय भी गंगा के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ये छूट गया है इसमें। हाजीपुर गंडक के किनारे बसा हुआ है। छपरा घाघरा के किनारे बसा हुआ है। छपरा घाघरा के किनारे बसा हुआ है। सोनपुर गंडक के किनारे बसा हुआ है। सोनपुर नदी गंडक के किनारे। मुजफ्फरपुर किस नदी के किनारे है? तो मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे है। खगड़िया खगड़िया ये भी बूढ़ी गंडक के किनारे। समस्तीपुर ये भी बूढ़ी गंडक के किनारे। ठीक है। दरभंगा बागमती के किनारे। दरभंगा कहाँ पे है? बागमती किनारे, बागमती नदी के किनारे दरभंगा बसा हुआ है। ठीक है, दरभंगा बागमती नदी के किनारे। गया अभी बताएं फल्गु नदी के किनारे। फतुआ पुनपुन नदी के किनारे। फतुआ पुनपुन नदी के किनारे। ठीक है, और बेगूसराय भी गंगा नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बिहार के जलप्रपात समझते हैं। जलप्रपात यानी कि पर्वतों से, पहाड़ों से गिरने वाले झरने को हम लोग जलप्रपात बोलते हैं। जलप्रपात किसे बोलते हैं? जब नदी की ढाल अचानक, जब नदी की ढाल में अचानक परिवर्तन हो जाता है तो वहाँ से पानी गिरने लगता है नीचे, पहाड़ों से नीचे पानी गिरने लगता है और उसे ही क्या कहते हैं? जलप्रपात। आप सुने होंगे ककोला जलप्रपात कहाँ है? नवादा में। इसकी ऊंचाई 47 मीटर है। सबकी ऊंचाई नहीं पूछेगा। ठीक है, सबसे ऊंचा जो आपका जलप्रपात है वो दुर्गावती है रोहतास में, ये 90 मीटर ऊंचा है। तेलहर जलप्रपात कैमूर में है। करकट जलप्रपात कैमूर में है। तो तेलहर और करकट, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था। ठीक है, तेलहर जलप्रपात कहाँ पे है? तो तेलहर कहाँ है? कैमूर में। करकट कैमूर। दुर्गावती रोहतास में। कर्मनासा जलप्रपात बक्सर में। धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम में। मंझर कुंड, तो धुआं कुंड मंझर कुंड दोनों सासाराम में। धुआं कुंड मंझर कुंड सासाराम में। ठीक है। आगे आइए। देखिए बिहार की प्रमुख झील के बारे में समझते हैं। देखिए कांवर झील क्वेश्चन आया था, ये रामसर साइट में भी, देखिए 39 रामसर साइट में इसको शामिल किया गया। तो कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में। ठीक है। गोगाबिल या घोगाबिल, गोगाबिल या घोगाबिल, ये कटिहार में है। कहाँ है ये? कटिहार में। ठीक है, ये सामुदायिक, बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व है ये। कुशेश्वर झील, कुशेश्वर झील दरभंगा में है। सिमरी झील सहरसा में है। जगतपुर झील भागलपुर में। देखिए झील किसे कहते हैं? आप तालाब देखे होंगे तो बड़ा सा तालाब मान लीजिए। ठीक है, ये तालाब से 4-5 गुना बड़ा मान लीजिए, बस वही झील होता है। ये नेचुरल होता है ये, और इसमें मीठा पानी होता है। ठीक है। घोड़ा कटोरा झील, घोड़ा कटोरा झील राजगीर में। देखिए अभी आप न्यूज में सुने होंगे कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, इनके द्वारा घोड़ा कटोरा में वो गंगा नदी को अथी किया गया है, उसको प्रवाह को वहाँ से राजगीर ले जाया गया है गंगा नदी को, और राजगीर से फिर नवादा गया, ले जाया गया है। ठीक है, तो घोड़ा कटोरा कहाँ है? घोड़ा कटोरा ये राजगीर में है। अनुपम झील कहाँ है? ये कैमूर में है। अनुपम झील कहाँ है? कैमूर में है। ठीक है, चलिए देखिए चौर, एक क्वेश्चन आता है ना, चौर किसे कहते हैं? तो देखिए गीली या दलदली जमीन। ठीक है, गीली या दलदली जमीन, तो उसको स्थानीय भाषा में हम लोग चौर कहते हैं। तो चौर क्या होता है? तो चौर गीली और दलदली जमीन को हम लोग चौर बोलते हैं। ठीक है। फिर देखिए मन किसको बोलते हैं? व्हाट इज मन? तो मन किसको बोलते हैं? जब नदी अपना मार्ग बदल लेती है, और मार्ग बदलने वाले झील को ठीक है, तो मार्ग बदलने वाले झील को क्या बोलते हैं? मन बोलते हैं हम लोग। ठीक है। फिर सरैया मन, जैसे एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा? सरैया मन, पिपरा मन, ये सब नाम सुने होंगे। मोती झील। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बिहार की प्रमुख नहर के बारे में समझते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन नहर है। देखिए त्रिवेणी नहर गंडक नदी पे है। त्रिवेणी नहर कहाँ है? गंडक नदी पे। ठीक है, ये क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? पूर्वी पश्चिमी चंपारण। पूर्वी पश्चिमी चंपारण में आपका हो जाएगा त्रिवेणी नहर। तिरहुत नहर, तो ये गंडक नदी पे है। तिरहुत नहर गंडक, देखिए गंडक नदी पे ना 3 नहर है। ठीक है, आप ये तीनों को याद रखिए। गंडक नहर, गंडक नदी पे 3 नहर है, त्रिवेणी, तिरहुत और दोन। त्रिवेणी, तिरहुत और दोन। ठीक है। तो तिरहुत, तिरहुत जो नहर है उससे मुजफ्फरपुर, वैशाली लाभान्वित होते हैं। फिर देखिए सकरी, सकरी नहर है,
तो सकरी नहर सकरी नदी पे है, मुंगेर गया एरिया हो जाएगा। फिर देखिए पूर्वी कोसी और पश्चिमी कोसी, कोसी में दो नहर बनाया गया है। पूर्वी कोसी, कोसी के नदी को काट करके दो नहर का निर्माण किया गया। तो दो नहर कौन है, एक जो पूरब के तरफ है उसको पूर्वी कोसी, और जो पश्चिम की तरफ है उसको पश्चिमी कोसी बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ है, अररिया, पूर्णिया और सहरसा, सुपौल, इसे लाभान्वित एरिया है। और पश्चिमी कोसी से दरभंगा, मधुबनी और बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी और बेगूसराय। फिर पूर्वी सोन और पश्चिमी सोन, सोन को भी दो भागों में बांटा गया है, पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। तो पूर्वी सोन जो है उससे औरंगाबाद, गया, भोजपुर और पटना ये लाभान्वित होते हैं, और पश्चिमी सोन से ये भोजपुर, रोहतास और बक्सर। ठीक है, भोजपुर, रोहतास और बक्सर, इसका शॉर्ट स्क्रीन आप ले लीजिए। फिर अब आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि बिहार में प्रवाहित होने वाले देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, देखिए 66 बीपीएससी में पूछा गया था कि बिहार में प्रवाहित होने वाले निम्न नदियों में उत्तर की ओर से प्रवाहित होने वाली नदी कौन है, उत्तर की ओर से। ठीक है, उत्तर की ओर से का मतलब हो गया उत्तर की ओर, सॉरी ये बोल रहा उत्तर की ओर प्रवाहित होने, यानी कि नीचे से ऊपर जाने वाला नदी, ये पूछ रहा है उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाला। तो देखिए कमला, ये तो नहीं होगा, ये ऊपर से नीचे आता है ये दक्षिण से आता है। ठीक है, गंडक ये भी नहीं होगा, बागमती ये भी नहीं होगा, को ठीक है, और देखिए कोसी, कोसी भी नहीं होगा। देखिए देखिए कमला ऊपर से नीचे, गंडक ये भी ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, बागमती ये भी ऊपर से नीचे आता है, कोसी ये भी ऊपर से नीचे आता है। तो क्वेश्चन तो पूछ रहा है ना कि नीचे से ऊपर यानी कि उत्तर की ओर, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर पुनपुन रहता, सोन रहता तो ये सब आंसर हो जाता। ठीक है देखिए दूसरा सवाल, देखिए 66 बीपीएससी में पूछा गया था, बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक विभाग जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। ठीक है, किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। देखिए दरभंगा से नहीं नहीं बहती है गंगा नदी, लेकिन मुंगेर से बहती है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखिए सारण में गंगा नदी तो बहती है, यहाँ भी नहीं होगा आंसर। पूर्णिया, भागलपुर, देखिए पूर्णिया में नहीं बहती है लेकिन भागलपुर में गंगा नदी बहती है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। कोसी, तो कोसी में गंगा नदी उधर नहीं है। और मगध, तो मगध में भी गंगा नदी नहीं बहती है, तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है अगला सवाल देखिए, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित होती है। ठीक है, तो सबसे अधिक देखिए, सबसे ज़्यादा जहाँ पे डैम बना हुआ है, ठीक है, वहीं पे ना सबसे ज़्यादा नहर नहर से खेती किया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो डैम है वो रोहतास में है। ठीक है, तो रोहतास आपको पता होगा हम लोग का दक्षिणी जिला है नीचे की ओर, तो ये रोहतास में सबसे ज़्यादा नहर से सिंचाई होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बिहार राज्य में गंगा के किनारे कितने जिले स्थित है, आपको बताए थे कि ये सवाल परीक्षा में आया था। तो आपको बताए थे ना कि 12 जिले, आपको काउंट भी करवाए थे 12 जिले। तो 12 जिले गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए बिहार के कितने जिलों में गंगा नदी सबसे लंबी है। देखिए किस जिले में, आपको बताए थे कि बिहार में सबसे ज़्यादा लंबाई गंगा की पटना में है। ठीक है, और सबसे कम लखीसराय में। तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी, पटना में सबसे ज़्यादा लंबी है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे छोटी, तो आंसर क्या हो जाएगा, सबसे छोटी का आंसर हो जाएगा लखीसराय। ठीक है, आगे बढ़े। फिर देखिए दक्षिण बिहार में परंपरागत जल सिंचाई, ठीक है, पद्धति क्या कहलाती है। देखिए दक्षिण बिहार, यानी कि दक्षिण बिहार में ना जो सिंचाई होता है वो आहर और पाइन से होता है। आप सुने होंगे आहर और पाइन तो हम लोग आहरा बोलते हैं उसको, देहाती भाषा में उसको आहरा बोला जाता है, लेकिन इसको शुद्ध हिंदी में आहर बोलते हैं इसको, और पाइन बोलते हैं। ठीक है, तो आहर और पाइन से दक्षिण बिहार में सिंचाई होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित, देखिए ये 65 बीपीएससी में आया था, निम्नलिखित में किस स्थान पर कोसी नदी गंगा में मिल जाती है। ठीक है, कोसी नदी गंगा में मिल जाती है। तो आपको बताया था कि कोसी नदी कुर्सेला में, कुर्सेला कहाँ पे है, कुर्सेला कटिहार में है। ठीक है, कुर्सेला कहाँ है, कटिहार में। तो कटिहार में एक जगह है कुर्सेला, तो कटिहार में कुर्सेला में ये मिल जाती है। आपको मैप में दिखाए थे, आप फिर से देख लीजिएगा वीडियो को। त्रिवेणी नहर किस नदी पे है, तो आपको बताए थे त्रिवेणी नहर गंडक पे है। ठीक है, तो गंडक नदी पे त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंडक। फिर अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा में मिल जाती है। ठीक है, कौन सी नदी फतुआ के पास, किसके पास, फतुआ के पास मिल जाती है। तो आपको बताए थे, कौन, बताइए पुनपुन नदी,
पुनपुन नदी कहाँ मिल जाती है? फतुआ के पास। सोन नदी तो आपका दानापुर में वो कोइलवर के पास मिलती है, तो ये तो होगा ही नहीं आंसर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुनपुन। ठीक है, तो पुनपुन नदी फतुआ में मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नहर प्रणाली में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो बोल रहा है बिहार के क्षेत्र में सिंचाई किससे होती है? ठीक है, तो बिहार के क्षेत्र में सिंचाई देखिए, शारदा नहर तो ये तो बिहार में है ही नहीं, पूर्वी यमुना ये भी बिहार में नहीं है, ऊपरी गंगा नहर ये तो कोई है ही नहीं, ये तो यूपी में है। तो अब इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर में बिहार के क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए ये लास्ट सवाल है। तो निम्नलिखित झीलों में कौन सी बिहार में स्थित है? यानी कि कौन सा झील बिहार में? अभी आपको झील के बारे में बताइए, तो बताइए कौन सा झील बिहार में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सांबा झील, ये तो बिहार में नहीं है। सुखना भी नहीं है, कामा भी नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? अनुपम झील। आंसर क्या हो जाएगा? अनुपम झील। तो ये था बिहार का आबाद तंत्र और बिहार की नदियों से सवाल, बिहार का झरना, बिहार का नहर से सवाल था। और विगत जो एग्जाम में जो पूछे गए हैं सवाल, वो भी आपको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में मिला। तो कैसा लगा वीडियो? कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। और जो भी कमी होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो ये कैसा लगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।